जैंगी 2 दिन तक सोया रहा। जब वो उठा तो उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे और उसकी पीठ और कमर में दर्द हो रहा था। ये तो होना ही था। इतनी लंबी लड़ाई के बाद उसका शरीर बहुत थक गया था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो शारीरिक शक्ति में अच्छा हो, इसीलिए उसका शारीरिक तनाव स्वाभाविक था। लेकिन इस समय उसका दिल पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश था। स्नो वर्शिप कल्ट की साजिश को कुचल दिया गया था। युआन कोंगे की बची हुई शक्ति को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी शक्ति एक बेमिसाल स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि ये युआन कोंगे द्वारा दिखाई गई शानदार शक्ति से कम हो सकती है, लेकिन कम से कम ये बियान जिनवू के लेवल तक पहुंच गई है। एपिसलोन लेवल का स्टैंडर्ड क्या है? मैं शायद अब इस लेवल के करीब हूँ, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर के मामले में छोड़ो। वैसे भी हेवनली सी सिटी में अब ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे धमकी दे सके। फिर जैंगी ने घर के कपड़े पहने, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जैंगी ने अपना सर झुकाया और देखा कि फ्लावर दरवाजे के पास बैठी थी और उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में मिली जुली जज्बात थे, चिंता और खुशी के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रही थी कि जैंगी उठ नहीं पाएगा। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि शेल्टर में सभी लोग जैंगी की हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। आखिरकार जैंगी इस बार सबको छोड़कर एक ताकतवर दुश्मन का सामना करने गया था। फ्लावर उसकी बाहों में कूद गई और फिर उसकी बाहों में पुर्र करने लगी। जैंगी के सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद फ्लावर ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्यारी सी मुस्कुराहट दी। जैंगी ने फ्लावर के सर को प्यार से सहलाया और धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ चला गया। लिविंग रूम में जोकीर और यांगमी सोफा पर बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातों में ज्यादातर हेवनली सी सिटी की करंट सिचुएशन पर अफसोस और जैंगी की सेहत को लेकर चिंता थी। पहला इसीलिए क्योंकि इस लड़ाई के बाद हेवनली सी सिटी के बचे हुए ज्यादातर लोग फिर से मर गए थे। दूसरा समझना आसान है। जैंगी स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे उतर रहा था और नीचे जो औरतें थी उन्होंने जैंगी को देखा और तुरंत उनके चेहरे पर खुशी छा गई। जोकीर और यांगमी जल्दी से आए और उसे लेफ्ट और राइट से गले लगा लिया। जैंगी, तुम आखिरकार उठ गए। तुमने 2 दिन और 2 रात तक सो लिया, जो हमें बहुत डर में डाल देता था। अब तुम कैसे हो? तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे तुम्हारा एक डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करने दो। जैंगी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ था। 2 दिन के आराम के बाद कुछ भी गलत नहीं है। जैंगी लिविंग रूम में आया और सोफा पर बैठ गया। जैंगी ने सबके चिंतित चेहरों को देखा और उसके दिल में एक वार्म फीलिंग आई। वो मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। जैंगी को ऐसा कहते सुनकर सबने राहत की सांस ली। लियांग यू ने जैंगी के फ्लावर रेन के बारे में सुनकर पूछा, क्या युआन कोंगे को तुमने मार दिया? जैंगी ने अपनी आंखें घुमाई और थोड़ा देर सोचने के बाद फिर अपना सर हिलाया। ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने उसे मारा। वो अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ ओवरड्रॉ करने के कारण मरी। बियान जुनवू की सुपरनैचुरल पावर के साइड इफेक्ट्स निकल आए और 4 दिन और 3 रात के चेज बैटल ने युआन कोंगे की सारी एनर्जी खत्म कर दी थी। निराशा में वो दुख भरी मौत मरी। जैंगी के मुंह से युआन कोंगे की मौत की तसल्ली करने के बाद सबने राहत की सांस ली। आखिरकार स्नो वर्शिप कल्ट की छुपी हुई लीडर ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। हेवनली सी सिटी में लाखों सर्वाइवर्स उसकी वजह से मर गए होंगे। उसकी कल्टीवेशन के बिना ज़ोंबी टाइड जैसी भयानक चीज कभी नहीं हुई होती। लियांग यू को अब भी उस दिन के बैटल सीन का सोचकर बेहद ही
अनकंफर्टेबल फील होता है। युआन कोंगे हवा में लटक रही थी और दुनिया को तोड़ने का भयानक सीन सिर्फ एक हाथ उठाने पर था। ये म्यूटेंट्स के समझ से परे था। खुशकिस्मती से जैंगी ने आखिरकार उसे मार दिया। फिर उसकी ओरिजिन भी तुमने ऑब्जर्व कर ली है ना? लियांग यू ने जैंगी को एक तेज नजर से देखा और वो सवाल पूछा जो वो सबसे ज्यादा पूछना चाहती थी। युआन कोंगे मर गई लेकिन जैंगी अब भी जिंदा है, तो ये स्वाभाविक है कि जैंगी ने युआन कोंगे की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। ये सुनकर सबको अचानक समझ आया और उन्होंने जैंगी की तरफ देखा। सबकी आंखों में खुशी और जलन थी। सब जानते थे कि युआन कोंगे कितनी पावरफुल थी। तो जैंगी, जिसने युआन कोंगे की एसेंस को निगल लिया, अब कितना पावरफुल बन गया होगा। भाई जैंगी, तुम अब सुपर स्ट्रॉन्ग हो गए हो, है ना? ये तो बढ़िया है। अब दुनिया में कोई भी हमारी जिंदगी में दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। बॉस, तुम तो कमाल हो। जैंगी ने अपनी भौएं उठाए, होठों पर मुस्कुराहट के साथ और सबकी उम्मीद भरी नजरों में धीरे से सर हिलाया। हाँ, ये सच है, मैं अब थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया, लेकिन बस थोड़ा सा। जैंगी को समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। युआन कोंगे की ओरिजिन प्राप्त करने के बाद भी वो युआन कोंगे जितना पावरफुल नहीं बन पाया। शायद ये इसीलिए था क्योंकि उसका प्रमोशन बहुत जल्दी हो गया था और उसकी फाउंडेशन अनस्टेबल थी। ये भी हो सकता है कि उसकी पावर उसकी मौत के साथ ही छिन गई थी और उसका ओरिजिन जल्दी से डिसिपेट हो गई थी। इसीलिए जैंगी सिर्फ उसकी ओरिजिन का एक हिस्सा ही एब्जॉर्ब कर पाया था। इसके अलावा पावर का ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबली कंज्यूम होता है। वो एपिसलोन नहीं बन सकता जो एक ही झटके में दुनिया को तबाह कर दे, लेकिन उस ओरिजिन का वो हिस्सा उसे बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। शेल्टर में एक खुशी का माहौल था। सबको लग रहा था कि जैंगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब वो ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जैंगी के दिल में अब भी एक चिंता थी और वो थी रिवरसाउथ डोमेन द्वारा भेजी गई इन्वेस्टिगेशन टीम। उन्हें कुछ हद तक लग रहा था कि बियान जुनवू की मौत जैंगी से जुड़ी हुई थी और हेवनली सी सिटी की सुलझाने के बाद वो ब्लिज़र्ड सिटी लौटकर जरूर टॉप लीडर्स को जैंगी के बारे में रिपोर्ट करेंगे। ये जैंगी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। पहले उसकी स्थिति इतनी कॉन्स्पिशियस नहीं थी और रिवरसाउथ डोमेन उसकी परवाह नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने युआन कोंगे को मार दिया और ये साफ था कि उसने युआन कोंगे की एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो क्या रिवरसाउथ डोमेन इस लेवल के एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर पाएगा? उस समय रिवरसाउथ डोमेन जरूर लोगों को भेजेगा जैंगी को रिक्रूट करने के लिए। अगर वो जाता है तो उसे हर जगह क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, जैसे बियान जुनवू जो हमेशा खतरे के किनारे पर चलता था। अगर वो नहीं जाता तो वो रिवरसाउथ डोमेन के साथ रिश्ता थोड़ा खराब कर लेगा। अगर रिवरसाउथ डोमेन के सीनियर ऑफिशियल्स नैरो माइंडेड होते हैं तो वो जैंगी पर हमला भी कर सकते हैं। ये सोचकर कि मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और दूसरों के लिए भी नहीं, जैंगी इस संभावनाओं पर दाव नहीं लगाना चाहता था। चाहे हम उनके द्वारा रिक्रूट हो या उनके खिलाफ लड़े, मेरे लोग जरूर सफर करेंगे। मुझे पहले उनका सामना करना होगा और इनिशिएटिव अपने हाथ में लेना होगा। उसने अपना फोन निकाला और बोला, मुझे अभी चाइनो बेस जाना होगा बैली चंकिंग से बात करने के लिए। जैंगी ने सबसे थोड़ी देर बात की और फैटी शू ने बॉस से पूछा, आप क्या करने वाले हो? जैंगी ने जवाब दिया, मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ और फिर इन्वेस्टिगेशन टीम से कुछ बात करने जाऊंगा। लियांग यू सोफा से उठ गई और बोला, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अंकल यू
और फैटी शू भी साथ में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैंगी के कुछ और ही प्लान्स थे। उसने कहा, मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ, तुम लोग शेल्टर में अच्छे से आराम करो। फिर वो शेल्टर से अकेला निकल गया और चिंगपू बेस चला गया। वहां जाके उसने शिंगतियान और बैली चेंकिंग से कांटेक्ट किया। शिंगतियान को नेचुरली कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि उसका एटीट्यूड जैंगी के प्रति बहुत एंथुसियास्टिक था, थोड़ा फ्लैटरिंग भी। जैंगी को इस बात का कोई सरप्राइज नहीं था। आज का हेवनली सी सिटी सीधा सीधा जैंगी का टेरिटरी था। पिछले 5 फोर्सेस सिर्फ नाम के थे। स्नो वर्शिप सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था और 3 मेजर बेसेस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस लगभग कंप्लीटली खत्म हो गई थी। और जैंगी, जो आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ रखता है, हेवनली सी सिटी का अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया था। बैली चिंकिंग भी जैंगी से बात करते वक्त बहुत जेंटल था। उसके शब्दों में जैंगी को जीतने का कुछ मतलब था और उसने इम्प्लिसिटी से ये भी कहा कि दोनों साइड्स फ्यूचर में काम कर सकते हैं। आखिर हम सब रिवर साउथ डोमेन से हैं और हम हमेशा ब्लिजर्ड सिटी से आते रहेंगे। बैली चिंकिंग मुस्कुराते हुए बोला, एक बार कैप्टन मर गया तो हमें फ्रेश ब्लड भी चाहिए। लेकिन जैंगी ने ये सुन के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा कैप्टन मर गया तो तुम्हें एक नया कैप्टन ऐड करना चाहिए। बैली चंकिंग का चेहरा फोन के दूसरे साइड पे थोड़ा बदल गया, लेकिन वो सिर्फ ऑकवर्डली मुस्कुराया। ठीक है, जब तुम आओगे तब बात करते हैं। जैंगी ने फोन ठंडे लहजे में रख दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ बैली चंकिंग ने गहरी चिंता के साथ अपना माथा शिकन लिया। बियान जुनवू की मौत ने उनकी टीम की स्ट्रेंथ को काफी कमजोर कर दिया था। पहले वो ये उम्मीद कर रहा था कि जैंगी उनकी टीम ज्वाइन करेगा ताकि कुछ स्ट्रेंथ वापस आ सके। आखिर जैंगी एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है और उसने बैटल ऑफ हेवनली सी सिटी में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा उसने युआन कोंगे का एसेंस भी एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर वो उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है तो शायद वो ब्लिजर्ड सिटी में अपनी इलाइट टीम का स्टेटस फिर से वापस पा सकें। सभी लिविंग मटेरियल्स को कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। सिर्फ इलाइट टीम का स्टेटस बनाए रखने से ही उनकी टीम के हर मेंबर के लिविंग मटेरियल्स गारंटी हो सकते हैं। जैंगी के कॉल के टोन से लग रहा था कि उसने अपनी एम्बिशंस छुपाई नहीं थी। अगर वो आता है तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन बनेगा। एक न्यूकमर जो अभी अभी नया था और कैप्टन के पोजीशन के बारे में सोच रहा था, और उसकी एबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। नेचुरली बैली चंकिंग को चिंता हुई। आखिर इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑर्डर के हिसाब से वो बियान जुनवू के सैक्रिफाइस के बाद कैप्टन बनने के लिए सबसे ज्यादा लाइकली इंसान था। ये लड़का सच में एम्बिशियस है, बैली चंकिंग ने शाय करते हुए कहा, और अपने दिल में सोचा कि जैंगी को अपनी टीम में लेना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर जैंगी नहीं आता तो वो बियान जुनवू के लॉस को कैसे पूरा करेंगे। बियान जुनवू जो एपिसलोन लेवल के म्यूटेंट के सबसे करीब था, ब्लिजर्ड सिटी के टॉप फाइटर्स में से एक था। ऐसे इंसान को दूसरी एस टीम्स में भी कैप्टन लेवल का माना जाता है, और ऐसे इंसान का मिलना इतना आसान नहीं है। बैली चंकिंग थोड़ा अपसेट था और टीम मेंबर्स के रूम में गया। इस वक्त वूडी कुछ दिनों से रिकोपरेट कर रहा था और उसकी फिजिकल कंडीशन काफी बेटर थी, लेकिन उसके बाल सिल्वर हो गए थे और उन्हें वापस ओरिजिनल कंडीशन में लाया जा सकता था। बाकी सब भी इंजर्ड थे। जब वो युआन कोंगे के बैटल के आफ्टर मैच से हिट हुए थे, तभी से वो सीरियसली इंजर्ड थे। बैली चंकिंग जब रूम में बुरा मूड लेकर आया तो सबने रीजन पूछा। बैली चंकिंग ने सोचा और बोला, जैंगी का कहना था कि अगर तुम चाहते हो कि वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करे तो उसे कैप्टन बनाना पड़ेगा।
बैली चिंकिंग के बोलने के बाद टीम मेंबर्स के चेहरों पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस थे। कुछ लोग गुस्से में थे और जैंगी को एम्बिशियस कह रहे थे, जबकि कुछ लोग चुप थे, जैसे कि उन्हें लगता था कि जैंगी कैप्टन के पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है। आखिरकार सबको पता है कि उसने युआन कोंगे का ओरिजिन स्वॉलो किया है, तो कौन जानता है अब वो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। बैली चिंकिंग ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मुझे लगता है जैंगी का ये आइडिया सही है। हर कोई हायर पोजीशन पर जाना चाहता है और वैसे भी वो हेवनली सी सिटी ऑपरेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर वो कैप्टन बनना चाहता है तो स्ट्रेंथ के मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, लेकिन उसे हमारे साथ कोऑपरेट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो हमारी टीम ज्वाइन करता है तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। कैप्टन बनना सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं होता, बैली चिंकिंग ने जिनवू का एग्जाम्पल देते हुए कहा। हमारी बियॉन्ड जिनवू टीम को देखो, वो हमें अपनी एबिलिटी और पर्सनैलिटी दोनों से कन्विंस करता है, लेकिन जैंगी के बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। बैली चिंकिंग के बोलने के बाद हॉस्पिटल बेड पर पड़े वूडी से रहा नहीं गया और चिल्लाकर बोला, जैंगी कौन है? अगर वो हमारी टीम ज्वाइन करना चाहता है तो एक न्यू कमर को आते ही कैप्टन क्यों बनना चाहिए? अगर वो आता है तो मैं नहीं रहूंगा। कॉन्ग शेंग ने भी अपना हाथ फोल्ड कर लिया और गुस्से में बोला, क्या उसने तुम्हें ये कहा? ये बहुत घमंडी है। ची गुआ मिंग ने सीधा बोला, मेरे दिल में कैप्टन का पोजीशन लेने के लिए सिर्फ अंकल बैली चिंकिंग ही क्वालिफाइड हैं। चाहे जैंगी कितना भी अच्छा हो, उसे आने पर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये जिकांग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ फ्रॉन किया। मिंग सुयू ने सबको देखा और कोई ओपिनियन नहीं दिया। उन्हें पता था कि बैली चिंकिंग कैप्टन का पोजीशन लेना चाहता है, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था। आखिर बैली चिंकिंग हमेशा से टीम का डेप्यूटी कैप्टन रहा है और उसकी स्ट्रेंथ और कैरेक्टर सबकी रिस्पेक्ट के लायक है, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जैंगी टीम ज्वाइन करे ताकि कॉम्बैट पावर बढ़ सके। बैली चिंकिंग ने मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, कैप्टन कौन बनेगा ये तो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। मेरे कैप्टन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैटर करता है वो ये कि टीम का फ्यूचर डेवलपमेंट बेटर हो। जैंगी हमसे बाद में बात करने आएगा। मुझे लगता है हमें पहले उसका एटीट्यूड देखना चाहिए।